वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू का पार्ट 62 है। ये सारे का सेकेंड पार्ट है और इन दो पार्टों में ये सारे को कंप्लीट कर दिया गया। हम लोग इस बार 32 बिहार जे के लिए मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पर अपना नाम BGS इंटरव्यू लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। हम लोगों का जो मॉक सेशन है, अब जैसे सब्जेक्ट वाइज मॉक स्पेशल मॉक भी करवा रहे हैं, उस स्पेशल मॉक में हम लोग आपको आंसर भी बताते हैं। आवश्यकता होती है तो ट्रेनिंग भी देते हैं कि आपको क्या अपने आंसर में बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है। और अगर उस सब्जेक्ट की आपकी जानकारी नहीं है तो जितनी जरूरत है लिमिटेड टीचिंग भी करते हैं। कुछ बेवकूफ़ लोग, हाँ मैं बेवकूफ़ी कहूँगा यहाँ पे, वो कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे मॉक में टीचिंग और एक्सप्लेनेशन थोड़ा ही होता है। तो उन मूर्खों के हिसाब से मॉक में अगर एक तरफा हम सवाल आपसे पूछते जाएं, उसका आंसर नहीं दें, जैसे आप देखेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम IPC में, अब IPC कहना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में पूछा है, उसके आंसर भी बताए हैं। सेडिशन पे भी पूछा है, आंसर भी बताए हैं। अगर मैं बोलूं कि ये आप ठीक से नहीं बोल रहे, आप जाके सेक्शन पढ़ लीजिए, तो आप आइए बैठ के पढ़ते रहिए। पॉइंट इज दिस कि CRPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 5-6 वीडियो में, CPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 8-9 वीडियो में, IPC BNS जैसा मेजर सब्जेक्ट 5 वीडियो में, वीडियो आधे घंटे 45 मिनट इसी लमसम में है। मतलब आपका CPC प्रोसीजर जैसा मेजर सब्जेक्ट अगर 2.5-3 घंटे में विथ टीचिंग विथ आंसर के साथ कंप्लीट हो जाता है तो इसे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोगों का यूट्यूब के इतिहास में और वैसे भी अदरवाइज इतिहास में हमें फख्र है कि हम लोगों ने पहली बार आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज मॉक लेके आए हैं। अधिकतर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और इंटरव्यू से पहले रिमेनिंग सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। आप इन वीडियोज को, आपको करना क्या है कि एक एक करके इन सारे वीडियोज को आप देख जाइए। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें कॉपी में नोट कीजिए, उसका आंसर भी नोट कीजिए और शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। और जो मिरर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो उसे अपने मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर लीजिए और आप सुनिए कि जो आप बोल रहे हैं उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक तरीके से बोल पा रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो इन तरीकों से आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता, ओरेटरी स्किल्स आपकी डेवलप हो सकती है। हमारा जो ये इंटरव्यू का जो है ये एक इनोवेटिव आइडिया है। शुरू से ही अगर मान लीजिए कि आप उन चीज़ों को किताब से तैयारी करें तो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या नहीं पढ़ना है। पता लग रहा है कि आप किसी टॉपिक पे धर के रिसर्च किए जा रहे हैं और आपका 2 दिन 1 दिन बर्बाद हो गया उस टॉपिक पर। तो ये एक समय है कि आपका 1-1 मिनट बहुत कीमती है। आप इन सारे वीडियोज को एक एक करके देखिएगा, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इन वीडियो से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या पूछेंगे वो उनकी इच्छा है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता कि अगर इन सारे वीडियोज को आप फॉलो कर लेते हैं, जो तौर तरीका बताया गया अगर उस तौर तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आपका बेहतरीन इंटरव्यू हो सकता है। आप एक जज बनने जा रहे हैं, आप अगर सोचना शुरू कर दें तो आपको हर सवालों का जवाब मिल जाएगा।
अब देखिए, आप किताबों से पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, आपका आंसर एकेडमिक थ्योरेटिकल टाइप का होगा। हाई कोर्ट के जज साहब जो आपका इंटरव्यू लेंगे, वो अधिकतर आप देखेंगे कि नेचर ऑफ वर्क जो है बेयर एक्ट वहीं सामने रखा होता है और अक्सर बेयर एक्ट को ही रेफर किया जाता है। तो आपका आंसर इन कंसोनेंस विद द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट है, तो वो आपके लिए बेहतर होगा, न कि एकेडमिक आंसर जो किताबों में लिखा हुआ। तो इसलिए इंटरव्यू का पहला नियम है कि किताबें पढ़ना बंद कीजिए, आप बेयर एक्ट से अपनी तैयारी कीजिए। और इसीलिए कि एक आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके, हम लोगों ने यह वीडियो बनाया है, आप ये वीडियो भी देखिए, साथ में बेयर एक्ट को भी रखिए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए। तो इन तौर तरीकों से आपका इंटरव्यू कम से कम समय में बेहतरीन हो सकता है। हम लोगों ने शॉर्ट आंसर प्रोवाइड किए हैं। शॉर्ट आंसर इसलिए प्रोवाइड किए हैं कि एक शिफ्ट में 20 से 24 स्टूडेंट का इंटरव्यू होना है। आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, एक स्टूडेंट पे क्या समय बचता है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बोर्ड की साइकोलॉजी ये होती कि आपसे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट के पूछ के आपकी थॉरो स्कैनिंग हो सके। बोर्ड मेंबर्स इंटरव्यू के दौरान आपसे कॉम्प्लिकेटेड या टेढ़े मेढ़े सवाल या ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते जिनका आंसर लॉन्ग आंसर हो। लॉन्ग आंसर में एक ही क्वेश्चन में सारा समय निकल जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि अक्सर इंटरव्यू में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते और उम्मीद भी किया जाता कि आपका शॉर्ट और स्पेसिफिक आंसर हो। आप अगर माननीय जज साहब का नेचर ऑफ वर्क देखेंगे तो क्या हाईकोर्ट के जज साहब जो हैं, क्या अगर आप उनके सामने इरेलीवेंट आर्गूमेंट करेंगे या इरेलीवेंट चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो क्या उसको अप्रिशिएट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो यह सब आप सोचिए, इन पे विचार कीजिए। हम लोगों ने हर एक पहलुओं पे वीडियो के दौरान डिफरेंट पार्ट्स में चर्चा किया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अभी 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू के ये सारे वीडियोज एक एक करके देख जाइए। क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लीजिए, आंसर को भी कॉपी में नोट कीजिए। कॉपी आप बना के चलेंगे तो बहुत ही कम समय में आपकी बहुत ही इफेक्टिव तैयारी हो सकती है। सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं है। मान लीजिए आज आपने वीडियो देखा, 2 दिन के बाद भूल गए, तो अब आपको पता ही नहीं मिलेगा ही नहीं कि ये आपने जो देखा था कौन से पार्ट में है। तो इसलिए आप एक लिस्ट इस तरह से बनाइए कि कौन से पार्ट में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, और उसे कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जो आपके इंटरव्यू का जो 3-4-5 दिनों का जो समय होगा उसमें काफ़ी बेहतरीन आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सकती है। इन वीडियोज को देखते हुए आप अपनी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। हमारा इरादा सिर्फ इतना ही है कि इंटरव्यू तैयारी के लिए स्टूडेंट के पास एक कुछ ऐसा रेफरेंस मटेरियल हो जिससे वो अपने इंटरव्यू की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकें। हमारे यहाँ थोड़ा अपोजिशन भी हुआ। लोगों ने कहा, फैकल्टी मेंबर्स और हमारी टीम ने, कि सर अगर ये सारे वीडियोज आप यूट्यूब पे डालेंगे तो कोचिंग के बिजनेस पे भी असर पड़ेगा। अगर किसी को सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाती है तो फिर कोचिंग के बिजनेस का क्या होगा? आप सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, आप आंसर भी बता रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों की परवाह नहीं। आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपका सपना साकार हो, इसके लिए हम हमेशा वी आर ऑलवेज ड्यूटी बाउंड, वी आर ऑलवेज कमिटेड। और उसके अलावा भी अगर आपको हमारी किसी भी तरह की आवश्यकता महसूस होती है तो स्क्रीन पे नंबर लिखा ही हुआ, आप हम लोगों को कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और अंत में यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन सलामत रहे। और अगर इनकेस आप कैंडिडेट नहीं है तो आपकी जानकारी में अगर कोई और अन्य कैंडिडेट है तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो का यह पार्ट। अब हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज डिक्लेरेटरी डिक्री?
person entitled to a legal right or character or property files a suit for the declaration of the same, the court may in its discretion declare that such person is entitled to this right or legal character. तो क्वेश्चन इज सेक्शन 34 में तो इतना ही लिखा हुआ है, एनी पर्सन इंटाइटल टू एनी लीगल कैरेक्टर और एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी। तो डिक्लेरेशन हो सकता है लीगल कैरेक्टर या किसी लीगल राइट का टू एनी Yes, sir. अब Yes, sir. हाँ, तो डिक्लेरेशन दो चीजों का हो सकता, आइदर ऑफ एनी लीगल कैरेक्टर और आइदर ऑफ एनी लीगल राइट। रेपुटेशन ऑफ ए मैन इज प्रॉपर्टी। कोई मेरे बारे में अनाप शनाप बोल रहा, कैन आई फाइल ए डिक्लेरेटरी सूट कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, आई एम ए गुड मैन, और जो मेरे बारे में अनाप शनाप बोल रहा है उसके खिलाफ इंजंक्शन पास किया जाए। हाँ सर। डिक्लेरेशन मतलब डिक्लेरेशन क्या, मैटर ऑफ राइट। मैंने एलएलबी कर रखा है, डिक्लेयर किया जाए कि मैंने एलएलबी कर रखा है। यह मोबाइल मेरा है, डिक्लेयर किया जाए कि आई एम द ओनर ऑफ दिस मोबाइल। मतलब क्या, जो भी लीगल राइट या लीगल कैरेक्टर के आप इंटाइटल हैं उस सबों का डिक्लेरेशन होगा। कोर्ट को यही काम रह गया है कि कोई भी आए और डिक्लेयर करवा ले। ओनली दोज लीगल कैरेक्टर और लीगल राइट विच आर डाउटफुल और विच आर डिस्प्यूटेड। You cannot come to the court for declaration of every legal character and every legal right. Yes, sir. ये पहला पॉइंट है समझने का, मतलब which right which are disputed, और या वैसा लीगल कैरेक्टर या वैसा राइट फॉर विच डिक्लेरेशन फ्रॉम द कोर्ट इज नेसेसरी। अब जैसे मैरिज जो है वाइड मैरिज है, किसी तरह से हो गई, दैट इज हिट आइदर बाय प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप और दैट इज हिट ड्यू टू एनी अदर रीजन, तो वाइड मैरिज के डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। बट वैसे केसेज में यू कैन गो एंड फाइल ए सूट फॉर डिक्लेरेशन। अब क्वेश्चन इज कि डिक्लेरेशन ऑफ लीगल कैरेक्टर एंड लीगल राइट, लीगल दो शब्द इस्तेमाल यहाँ पे जरूर करना है, विच आर डिस्प्यूटेड। अब ये डाउटफुल कहना जरूरी होगा या डिस्प्यूटेड शब्द को कहना। अगर हम आंसर में डिक्लेरेशन ऑफ दोज लीगल कैरेक्टर और लीगल राइट विच आर डाउटफुल ये हम कहेंगे, या विच आर डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड सर। हाँ, तो वहां पे ठीक कर लो जो लिखा है अपने आंसर में कि कैसे एक एक शब्द का बहुत ही हेवी मीनिंग होता है लॉ में। एक शब्द अगर गलत पड़ गया तो पूरा आंसर गलत हो सकता है, और वही शब्द अगर सही पड़ गया तो हमारा आंसर परफेक्ट हो सकता है। और इससे भी बेहतर होगा which are disputed and which requires declaration। हाँ ये ठीक है, ये परफेक्ट हो गया। क्या डिक्लेरेटरी डिक्री does it create a new right or it only reaffirm the right or level available to a person? रीअफर्म करता है सर। हाँ, तो लिख लो दूसरा पॉइंट, इट डज नॉट क्रिएट एनी न्यू राइट।
It only reaffirms the existing legal character or legal rights. तो अगर पूछा जाए व्हाट इज डिक्लेरेटरी डिक्री, Yes, sir. अगर ये क्वेश्चन हो कि व्हाट इज डिक्लेरेटरी डिक्री या व्हाट इज डिक्लेरेशन, तो क्या आंसर होगा? So declaratory decrees are those decrees which reaffirm the existing legal character or legal right of the parties. क्वेश्चन लिखो, नोट डाउन द क्वेश्चन. Yes, sir. व्हाट इज डिक्लेरेटरी डिक्री? आंसर लिखो. Yes, sir. Judicial declaration of a legal character or any right as to any party which are disputed and requires declaration to such effect. Declaration to such, sir, आपने क्या लास्ट वर्ड कहा? Declaration to such effect. दूसरा जो मोस्ट वाइटल है, प्रोविजो पढ़ दो इसका. Trustee one. A trustee of now, No. provided that no court shall make any such declaration where the plaintiff being able to seek further relief than a mere declaration title omits to do so. हाँ, तो इन द केस ऑफ सीकिंग, जो दूसरा इसका पार्ट है, ये तो है कि डिक्लेरेशन क्या चीज का हो सकता. दिस इज सब्जेक्ट टू वन कंडीशन. एज ए कंसिक्वेंस ऑफ डिक्लेरेशन, इफ प्लेंटिफ इज इंटाइटल्ड to a further relief and plaintiff fails to seek that relief, no declaratory decree would be passed in his favor. तो इसको लिख लो. As a consequence of declaration, plaintiff is able to seek further relief comma, he fails to seek that relief, comma, Yes, sir. no such declaration will be granted by the court. No such declaration shall be made by the court. No such declaration shall be made by the court. लैंग्वेज थोड़ा ठीक कर लेना, कॉमा फुल स्टॉप, वो थोड़ा डिक्टेशन में हो जाती है दिक्कत. तो दिस मतलब डिक्लेरेटरी डिक्री, दोज लीगल कैरेक्टर या दोज लीगल राइट विच आर डिस्प्यूटेड, सिंस डिस्प्यूटेड है तो जुडिशियल अफर्मेशन की जरूरत. सिंस डिस्प्यूटेड है तो जुडिशियल डिक्लेरेशन की जरूरत. तो इसलिए डिक्लेयर किया जाता. No new right is created, only judicial affirmation of the existing right. और as a consequence, मतलब failure to seek consequential relief. अब जैसे मान लीजिए कि failure to seek consequential relief out of declaration
could this entitle a party seeking relief of declaration? ऐसा क्यों है? Plaintiff is master of his suit, dominus litis. Plaintiff को जो relief चाहिए, why we are compelling plaintiff to seek a further relief? So the ends of justice will not be served. ये तो जबरदस्ती का आंसर हो गया। ये तो अब ऐसा थोड़ा ही है कि हर बार जबरदस्ती का आंसर चल जाए। ये तो जबरदस्त। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए शुरू में क्या कहा कि हर चीज का अब कोई आदमी सूट फाइल करता है कि ही इज ए मैन, डिक्लेयर कीजिए कि वो मैन। कोई आदमी ग्रेजुएट है, डिक्लेयर कीजिए मेरे पास डिग्री है, मैं ग्रेजुएट हूँ। तो कोर्ट क्या ऐसे डिक्लेरेशन तो करेगी? No, sir. Only those legal character or right which are disputed and requiring judicial affirmation. तो अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई पीस ऑफ लैंड है किसी दूसरे आदमी के पोजीशन में, और मैंने कहा कि मैं राइटफुल ऑनर हूं, डिक्लेयर किया जाए। कोर्ट ने अगर डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है आप राइटफुल ऑनर हैं, तो मुझे पोजीशन भी मांगना पड़ेगा कि नहीं मांगना पड़ेगा? तो व्हाट इज कंसीक्वेंस ऑफ दैट डिक्लेरेशन? टू सीक Right to possess the land. टू सीक पोजीशन। तो अगर डिक्लेरेशन विदाउट कंसीक्वेंस, declaration without consequential relief would be useless. Right without remedy हम लोग पढ़ते हैं useless होता है। तो declaration without consequential relief would be useless. अगर किसी स्टूडेंट को इस ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि वो ग्रेजुएट नहीं है और ही इज ए ग्रेजुएट, तो ऐसी स्थिति में वो ग्रेजुएशन डिस्प्यूटेड हो गया उसका, तो ऐसी स्थिति में वो डिक्लेरेशन मांग सकता है, डिक्लेयर दैट ही इज ग्रेजुएट। और एंड कंसिक्वेंशियल रिलीफ क्या होगा? ही बी रिकंसिडर्ड फॉर द सिलेक्शन। तो डिक्लेरेशन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन? Effect of declaration is what would be the consequence of declaration? Consequence of declaration ki it will further entitle a party to a new relief. तो आप औपचारिकताओं के लिए डिक्लेरेशन नहीं हो सकता। नहीं। तो इसीलिए जो प्रोविजो है, there can be no declaratory decree pass unless the consequential relief in terms of declaration is sought. यस सर। अब मतलब अब हम लोगों ने पढ़ा कि भाई जो डिस्प्यूटेड है उन्हीं का डिक्लेरेशन हो सकता। तो ये जो डिस्प्यूटेड जो है वो रियल और इमेजिनरी होना चाहिए या रियल या इमेजिनरी क्या होना चाहिए? ये डिस्प्यूट रियल होना चाहिए। रियल होना चाहिए। इट डिस्प्यूट मस्ट नॉट बी इमेजिनरी। तो अब इन्हीं सारे पॉइंट पे केस लॉ बने। कोई भी केस लॉ सेक्शन को केवल एक्सप्लेन करता है, कोई एडिशनल या नई चीजें नहीं। कुछ केस लॉ में नई चीजें प्रोसीजरल एस्पेक्ट वगैरह या उन पे हो सकता है, लेकिन 99% केसेज में
every case law tells you proper explanation of the section, proper explanation of the statutory provision, and that is known as proper explanation, that is known as interpretation. अगर वो उस सेक्शन को समझने के लिए जरूरी होता है, अगर हमने सेक्शन को अच्छे से समझ लिया तो वी कैन नो ईच एंड एवरी केस लॉ पर्टेनिंग टू दैट सेक्शन, तो इसलिए समझना ज्यादा जरूरी है। अब डिक्लेरेशन हो गया, प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड, रीड आउट सेक्शन 36। The preventive relief is granted at the discretion of the court by way of injunctions, temporary or perpetual. हाँ, टेम्पररी और परपेचुअल इंजंक्शन के बारे में 37। परपेचुअल इंजंक्शन कब ग्रांट किया जा सकता, ये सेक्शन 38 में। इसको एक जस्ट रीडिंग दे दीजिए। Perpetual injunctions when granted, subject to the other provisions contained in or referred to by this chapter, a perpetual injunction may be granted to the plaintiff to prevent the breach of an obligation existing in his favor, whether expressly or by implication. तो अगर मैं पूछूं कि when injunction can be granted, एक लाइन में जवाब देना, छोटा सा शॉर्टेस्ट आंसर। To Prevent the breach of the rights of the plaintiff. ये ठीक है, शॉर्टेस्ट, टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय लॉ, या इम्पोज बाय लॉ ना भी कहें तो चलेगा, टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन इंजंक्शन में बी इशूड। To prevent breach of an obligation, Yes, sir. Okay. तो इंजंक्शन कैन बी इशूड। परपेचुअल सीपीसी में हम लोगों ने प्रिलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री, ये सारा, और परपेचुअल इंजंक्शन कब ग्रांट किया जाएगा, ये एट द एंड ऑफ सूट ग्रांट किया जाएगा या शुरू में ही ग्रांट कर दिया जाएगा? The end of the suit grant किया जाता है by way of merits पे grant। हाँ, और ये परपेचुअल इंजंक्शन और मैंडेटरी इंजंक्शन में क्या अंतर है? मैंडेटरी इंजंक्शन को सेक्शन 39 में बताया गया, एंड व्हाट इज द डिफरेंस? सर, आई थिंक मैंडेटरी इंजंक्शन हमेशा टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट्स होता है, और मतलब परफॉर्मेंस के लिए, और परमानेंट इंजंक्शन आपका परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस दोनों के लिए हो सकता है। तो प्रिवेंट भी हो सकता है, टू डू भी हो सकता है। हाँ, तो इसमें लिखो मैंडेटरी इंजंक्शन के बारे में। When it becomes necessary, when it becomes necessary to compel, when it becomes necessary to compel performance of an obligation, when it becomes necessary to, क्या लिखा, पढ़ के सुनाना, क्या लिखा? Compel performance of an obligation, sir. In order to prevent Yes, sir. breach of that obligation. Yes, sir. Comma, mandatory injunction is granted. Yes, sir. देखो, चेक करो सेक्शन 39 से, और जो तुमने लिखा है यही है या कुछ अलग है? Right, yes, sir. हाँ, When to prevent the breach of an obligation necessary to compel the performance of something. और plaintiff in addition to injunction
डैमेजेज भी क्लेम कर सकता है। ये बात सेक्शन 40 में दिया गया है। एंड इन व्हाट केसेस इंजंक्शन में बी रिफ्यूज। क्या लाइन लिखा गया, इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड। हाँ, 41 पढ़ो। an injunction cannot be granted. तो रिफ्यूजल ऑफ इंजंक्शन, रिफ्यूजल ऑफ इंजंक्शन मैटर ऑफ राइट है या डिस्क्रिशन है? राइट हो जाएगा सर। लिखो क्वेश्चन। Yes, रिफ्यूजल sir. ऑफ इंजंक्शन is not the discretion but is the matter of right. Yes sir. Grant of injunction Is discretion. और यही लॉ अप्लाई होता है और यही लॉ अप्लाई होता है। आप लोग देखें, मतलब मेरी आवाज आ रही थी कि नहीं आ रही थी? मेरा माइक बहुत दूर था, लगाया ही नहीं था माइक। आवाज आ रही थी? Yes. मेरा माइक्रोफोन पावरफुल है लेकिन लगाया ही नहीं था ना, माइक्रोफोन भूल गया था। अब पता नहीं रिकॉर्डिंग किस तरह की हुई होगी, वो मुझे अब चेक करना। अब जो भी है रिकॉर्डिंग इसे ही डाल देंगे, अब समय ही नहीं है वीडियो बनाने का। हाँ, ठीक थी आवाज सर, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं था। अच्छा नहीं। अब एक हम लोग देखते हैं कि रूल इज बेल नॉट जेल। हाँ लो आर्टिकल 21। हाँ एक आदमी अगर जेल में है तो हिज राइट अंडर आर्टिकल 21 इज वायलेटेड। राइट अंडर आर्टिकल 21 कैन नॉट बी टेकन अवे except with a strict compliance of statutory provisions of the law। तो हम लोग नॉर्मल रूल है बेल नॉट जेल, लेकिन साथ में एक और भी है, ग्रांट ऑफ बेल इज डिस्क्रिशन, रिफ्यूजल इज नॉट। लिखो इसको, ग्रांट ऑफ बेल इज डिस्क्रिशन, रिफ्यूजल इज नॉट। तो इस रूल के कारण यस सर। अब दो आ गया कानून। एक तो पहला लॉ तो यह है कि बेल इज रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। पहला उसको उसी तरह से लिख लो, फर्स्ट बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। और दूसरा बन गया कि ग्रांट ऑफ बेल इज डिस्क्रिशन, रिफ्यूजल इज नॉट। तो हम लोगों ने देखा है कि प्रैक्टिस में जो दूसरा जो पार्ट है वो ज्यादा इफेक्टिव। पहला वाला पार्ट किताबों में सिमट के रह गया, और हकीकत में अगर कोई जिंदा है अदालत में तो दूसरा वाला पार्ट ही जिंदा। मतलब ग्रांट इज डिस्क्रिशन एंड रिफ्यूजल इज नॉट। तो उसका आलम यह होता है कि जिन केसेज में जमानत हो जानी चाहिए उन केसेज में भी लोग जेल में रहते हैं। तो अब
क्वेश्चन इज दिस कि अगर पूछा जाए कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो, तो क्या ऐसा लगता है कि हर मतलब बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, ये कहाँ तक सही है? तो आप कहेंगे कि सर इट इज करेक्ट एकेडमिकली, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। लाइटर मोड में इसको कहना है, लाइटर मोड में। बट प्रैक्टिकली ग्रांट ऑफ बेल इज डिस्क्रिशन ऑल्सो, वी मस्ट नॉट फॉरगेट। मतलब ये नहीं बोलना है कि वी मस्ट नॉट फॉरगेट, ये तो मैं टीचिंग मतलब ये थोड़ा सा रखना अपना भी खुद का सेंस। अब मैं एक टीचर का बहुत सारा प्रोपेगेंडा होता है अपने स्टूडेंट को समझाने के लिए। कभी कभी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अब कोई अब बच्चे लोग, मिठाई वाला जो उदाहरण हमने दिया था फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का, वो बच्चे लोगों को बहुत पसंद आया। उसे पर्सनली मैसेज करके अब मुझे जो टाइम मिल पाता है तो मैं रिस्पॉन्ड भी कर देता हूँ, नहीं तो नहीं भी कर पाता हूँ। तो अब अगर पूछा जाए, पहला पार्ट तो हो गया कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। दूसरा पार्ट कि ग्रांट ऑफ बेल इज ऑल्सो डिस्क्रिशन एंड देयर हैज टू बी जुडिशियस एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन। What is judicious exercise of discretion? Sir, the discretion is not exercised arbitrarily. हाँ, डिस्क्रिशन मतलब अगर मान लीजिए कि बेल बनता है और बेल रिफ्यूज कर दी गई, ये हो जाएगा आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन। तो और 41 लास्ट सेक्शन, लास्ट तो नहीं है 41 में इंजंक्शन कब रिफ्यूज किया जा सकता है, तो मेंस पर्पज से ये पढ़ाई होगा। आई होप एंड बिलीव कि यू आर ओके विथ ऑल दिस। और 42 है इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव ऑब्लिगेशन। तो नॉर्मली मतलब वही एक नेगेटिव इंजंक्शन की बात की गई है। तो नॉर्मली आपको SRA से पूछा जाएगा, सेक्शन 6 पूछा जा सकता है, व्हाट कॉन्ट्रैक्ट कुड बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, और हम लोगों ने उसे कंसेप्चुअल बेसिस पे कर रखा है। तो ये सारी टीचिंग, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स प्लस बेयर एक्ट से आई होप एंड बिलीव कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की एक अच्छी तैयारी हो सकती है। और एक चीज और स्पेशली तुम्हें मैं कह रहा हूं कि जस्टिस नॉट ओनली टू बी डन बट मस्ट अपीयर टू हैव बीन डन। तो नेवर बी कंप्लेसेंट कि बहुत अच्छा, तुम्हें भी, यू आर नॉट अबव द लॉ, आई एम ऑल्सो नॉट अबव द लॉ, हर किसी पे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, जो आंसर्स हैं, यू नीड टू कंटिन्यू मिरर प्रैक्टिस। ये एक इतना, जैसे क्रिकेट को हम लोग कहते हैं कि क्रिकेट इज द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। क्रिकेट के बारे में कहते हैं ना, गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। मेरे हिसाब से इंटरव्यू में भी यही लागू होता है, गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। मैं कभी कभी ज्यादा बोल, अब मेरे हिसाब से तो आप, अब जैसे इंटरव्यू एक ऐसी जगह है, जीवन में क्या होता, एक गलती आपके पूरे जीवन की अच्छाइयों को बर्बाद कर सकती है। तो यह बात इंटरव्यू में भी लागू होता है कि एक गलती आपका पूरा इंटरव्यू खराब कर सकता। तो इसके लिए लॉ किंतु परंतु का सब्जेक्ट, वो चाहे कितने भी फ्रेंडली हो, चाहे कितने भी सिंपैथेटिक हो, आप अपनी लिमिट को ना भूलना।
आप अपने एक लिमिट को कि एक हाई कोर्ट के जज साहब आपका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, आप अभी जज नहीं बने, आप सक्सेसफुल होंगे तो बनेंगे। तो फ्रेंडली हो रहे हैं डजंट मीन कि आप भी फ्रेंडली उसी तरह से हो जाए। आपको एक मर्यादित व्यवहार वहां पे वो रखना है, एक जुडिशियल डिसिप्लिन झलकना चाहिए। वो फ्रेंडली हो रहे हैं और आप भी। मैंने एक जगह देखा, अब लोगों ने जो इशू नहीं होना चाहिए उसको नॉन इशू बना दिया कि मे आई कम इन कैसे होना चाहिए, कुर्सी पे कैसे बैठे। अब मे आई कम इन अंग्रेजी में पूछे, मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं उस समय बड़ा रिएक्ट करता हूँ। मतलब मैं अपने आप को, आई कैन नॉट प्रिवेंट माई सेल्फ फ्रॉम रिएक्टिंग, और समटाइम्स मेरा रिएक्शन एरोगेंट भी हो जाता। एरोगेंट इन टू द सेंस कि कोई स्टूडेंट मेरे से पूछता है कि सर मे आई कम इन बोलना चाहिए, या सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अरे भैया ऐसा नहीं है कि मे आई कम इन बोल दिया तो आपको 2 नंबर फालतू मिल जाएगा, और क्या मैं अंदर आ सकता हूँ तो ऐसा नहीं है कि 2 नंबर कम मिल जाएगा। कोई पूछता है कि वहाँ पे एक लेडी मेंबर भी होती है तो क्या लेडीज फर्स्ट जो है पहले लेडी मेंबर को ग्रीटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भाई बारात में दूल्हे की इज्जत सबसे ज्यादा होती है वहाँ पे। हाँ हाँ, और वो भी अगर आप प्रैक्टिकली देखिए तो एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज साहब और ज्यादा इफेक्टिव कौन से होंगे। तो ये तो आपका कॉमन से। अब देखिए महिला सम्मान ठीक है, पर सो फार एज स्पेशल। अब वैसे भी जो पहला सैल्यूटेशन जो सीनियर में, वो भी सीनियर हैं, काफी पद की इज्जत होती है। जो पहला सैल्यूटेशन जो हाईएस्ट बॉस है उसको किया जाता है। तो ये जो अनाप शनाप सवाल आ गया। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ऑफलाइन में फील होता है। तो अरे भैया फील क्या होना है, कोई ऐसा थोड़ा है कि आपसे एक्टिंग का टेस्ट है कि आप कितना बढ़िया एक्टर हैं। आपने स्टाइल में, अरे द वे यू आंसर, और उस वे में अगर लॉजिक आपका नहीं है, वो वे अगर एक्सप्लिसिट नहीं है, अगर आपका आंसर वेग है, अगर आप फंबल करते हैं, अगर आप स्टैमरिंग करते हैं तो डेंजर है फिर आपके लिए। लेकिन अगर आपका आंसर एक्सप्लेनेटरी है, फंबलिंग नहीं है, आपका फंबलिंग और स्टैमरिंग तभी होगा जब आपका आंसर वेग है। इन केस ऑफ क्लियर आंसर कैन देयर बी अ स्टैमरिंग और फंबलिंग? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी मजाक में बच्चे लोग पूछते हैं मेरे से कि सर इंटरव्यू के लिए सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, सबसे बेहतरीन। तो हम कहते हैं कि भैया ये हमको नहीं आता कि सबसे बेहतरीन आंसर क्या होगा। सबसे बेहतरीन आंसर तो वही है जो उनको पसंद आए, और बढ़िया आंसर वो है जो लॉजिकली और लीगली करेक्ट। अब जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे पूछ दिया जाए तो आपका व्यू अगर उनके व्यू से मैच करता है तो बेहतरीन आंसर। मतलब ऑन द बेस मैं कोई, आई एम नॉट कमेंटिंग अदरवाइज, आई एम ओनली शेयरिंग माई पर्सनल आई एम जस्ट शेयरिंग माई पर्सनल ओपिनियन। और सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिस इज ओनली पर्सनल ओपिनियन, आई डू नॉट सर्टिफाई दैट दिस इज ओनली करेक्ट। This is my personal opinion and I may also be wrong because I am also a human being. तो बेहतरीन आंसर, हम लोग बेहतरीन आंसर के चक्कर में ना पड़े, हम लोग बढ़िया आंसर के चक्कर में पड़े। अब जैसे क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई किया जा रहा, मैं किसी क्रिमिनल का नाम नहीं लूंगा। एक, अब जैसे
ये रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज। और जब कानून का दुरुपयोग होता है तो ऐसा लगता है कि कानून जो है, कानून की कोई औकात नहीं, कानून सिर्फ सत्ता की रखैल हो गई। हम किस जमाने की बात करेंगे और किस कानून की राज की बात कर रहे हैं? अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, तो कानून का राज नहीं, कानून की हालत, कानून रो रहा है किसी कोने में बैठ के, और वो कानून राज नहीं कर रहा है, वो कानून रखैल हो चुका। आई एम सॉरी टू से ऑल दिस, बट दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। इट हैज नथिंग टू डू विथ मेरिट ऑफ द केस। एनीवे, थोड़ा सा मैं बोल गया। ये आई हैव ऑल्सो राइट टू शेयर माई आइडियाज, नॉट ओनली स्पीच है, एक्सप्रेशन का भी फ्रीडम है। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ वी मस्ट बी केयरफुल कि हम किन शब्दावलियों का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब माई अल्टीमेट लेसन टू यू इज always be very careful in selection of the word. Law is nothing but only the magic of the word. It is nothing but only the magic of the language you speak. And not only that, the way you speak, that heavily matters. और इंटरव्यू में ये चीज़ें, आपका एक शब्द अगर सही हो गया, मैंने ऐसा देखा है कि आंसरिंग ए सिंगल क्वेश्चन में ब्रिंग यू मैक्सिमम मार्क। तो क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन का आपने इतना बेहतरीन आंसर दिया कि वो गदगद हो गए और दे दिया बला के नंबर। तो डेट इज ए रॉन्ग प्रैक्टिस। इंटरव्यू मस्ट नॉट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वन आंसर, इट हैज टू बी डिसाइडेड। हम कुछ नाम तो नहीं, अब ये बड़ा, ये अच्छा भी नहीं होगा, मतलब ऑल दीज बेहतरीन आंसर है आपके पास तो जरूर दीजिए। और बेहतरीन, अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आप पहले दिन क्या करेंगे अदालत में, द फर्स्ट व्हाट हाउ यू विल, जिस दिन आप पहले दिन व्हेन यू आर होल्डिंग डैश फॉर द वेरी फर्स्ट डे, आप पहला काम क्या करें? मतलब इस तरह से कभी कभी साइकोलॉजिकल क्वेश्चन मेंबर्स पूछ देता, तब आप लगे लेसन देना, क्या करेंगे आप पहले दिन? इफ आई आस्क यू, पहले दिन क्या करें? सर कोर्टरूम को देखेंगे अपने। ऐसे क्वेश्चन साइकोलॉजिकल होते हैं। ऐसे क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछे जाते कि आप इसका आंसर ना कर पाए, या ऐसे क्वेश्चन आपको बस ऐसे साइकोलॉजिकल प्रेशर में आपका रिएक्शन किस तरह से, तो ऐसे क्वेश्चन का आप अगर ये कहें कि नथिंग अनयूजुअल, आई शैल फुल्ली इंश्योर द ट्रेनिंग्स गिवन टू मी, ये कैसा आंसर रहेगा? अब कोई आके एक स्टोरी बनाने लगे कि मैं पहले दिन तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा, तो वो इमैच्योरिटी है। अरे पहले दिन तो हम जा रहे हैं, पहले दिन हम क्या कर लेंगे? तो नहीं, ये सब नहीं बोल, नथिंग अनयूजुअल, ये शब्द अब पता नहीं मेरे को, अब चूंकि मैंने इस शब्द को क्वाइन किया है तो मेरे को तो बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन यह सब बाकी लोगों को अच्छा लगता कि नहीं लगता, और बाकी लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, इंटरव्यू बोर्ड क्या बताया, बेहतरीन आंसर हो जो उन्हें पसंद आए। कुछ ऑफेंडिंग तो मैं नहीं बोल रहा कि बेहतरीन आंसर हो जो उन्हें पसंद आए। नहीं सर।
तो मतलब जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ह्यूमर बेहतरीन आंसर वही है जो उनको पसंद आए। तो नथिंग अनयूजुअल कहना, जो मुझे ट्रेनिंग में दिया गया, जो चीजें मुझे बताई गई, मैं उन चीजों को पूरी तरह से, अब इसका कोई कि मैं अपने गुरुजन को ध्यान करूंगा, बड़ों का ये ध्यान करूंगा और अपने आप में प्रण करूंगा कि मैं हमेशा इंसाफ, मतलब ये लंबी चौड़ी ये इंस्पिरेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी के तौर पे आंसर देने का नहीं है। उन्होंने तो चारा डाला और आप फंस गए, लगे मोटिवेशनल स्टोरी और एक आइडियल बनाने। डिफिकल्टी इज दिस कि बहुत सारे लोगों ने एक मिसकंसेप्शन को फैला रखा, और मिसकंसेप्शन है कि जब तक हमारा आंसर इंस्पायरिंग नहीं होगा तब तक हमें सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। और इस गलत तौर तरीके से हम अपना इंटरव्यू अपने ही हाथों से खराब कर बैठते हैं। अब अगर ये पूछा जाए कि आप पहले दिन क्या करेंगे, अब हम लंबा चौड़ा लगे सुनाना, उसमें मैच्योरिटी या नथिंग अनयूजुअल में मैच्योरिटी? Nothing unusual. जो ट्रेनिंग में जो चीजें हमें सिखाई गई है उनको आई शैल फुल्ली एश्योर, जो ट्रेनिंग दी गई है। दूसरा क्वेश्चन, आपने देखा कि आपका क्लर्क जो है किसी पार्टी से घूस ले रहा आपके आंखों के सामने, तो आप क्या एक्शन लेंगे? तो मना करेंगे। मना करेंगे? खाप पंचायत है। आप कहेंगे कि आई शैल रिपोर्ट द मैटर टू डिस्ट्रिक्ट जज टू होम आई एम सबऑर्डिनेट, आई शैल रिपोर्ट दिस मैटर टू सीजीएम, अपने सुपीरियर बॉस को रिपोर्ट करूंगी, अपने सुपीरियर अथॉरिटी को रिपोर्ट करूंगी और एज पर इंस्ट्रक्शन जैसा भी मिलेगा उसके अनुरूप काम करूंगी। ये क्या, वो आपको चारा दे रहे हैं कि आप तो जस्टिस और वगैरह जा रहे हैं, आप एक्शन एज पर लॉ लेंगे। हाँ, वो आपको, उन्होंने आपको ट्रैप किया कि आपने देख लिया किसी को घूस लेते हुए, तो आप एज पर लॉ क्या एक्शन लेंगे? आपने कह दिया कि अपने सीनियर अथॉरिटी को रिपोर्ट करूंगी, तो फिर वो पूछेंगे कि लीगल एक्शन नहीं लेंगे, तो आप कहिए कि जुडिशियल नॉर्म के हिसाब से, अगर आपको कंफ्यूज करें, इंसिस्ट करें, क्योंकि यह जवाब जो है उनको भी वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस जवाब को। वो आपको बोलेंगे तो क्या जज बनने जा रहे हैं और एज पर लॉ एक्शन नहीं लेंगे आप, कि रिपोर्ट करेंगे? रिपोर्ट करेंगे उसको बचाने के लिए कि आप जज बन के गए हैं, आप एज पर लीगल एक्शन लेंगे। तो आप वहाँ कूल मेंटेन करते हुए बिल्कुल अच्छे तरीके से आप बोलिए कि सर देयर इज ए जुडिशियल नॉर्म, और उसके हिसाब से जो भी बनता है, जो भी उचित कार्रवाई होगी एज पर इंस्ट्रक्शन मैं करूंगी। अब now SRA is concluded, TPA is only left। TPA में गिने चुने कुछ ही टॉपिक हैं, पूरा TPA को, अब बच्चे लोगों को मैं देखता हूं कि वो TPA उठाया शुरू से लेके लास्ट तक, दे रटा। CPC उठाया, 2 घंटे 3 घंटे रिवाइज किया, किताबों से पढ़ा, थक गए, फेंक दी किताबें, लेट गए। यार CPC तो बहुत ही, CRPC उठाया, कॉन्स्टी उठाया,
अरे भैया, इंटरव्यू के लिए शुरू से लेके अंत तक वो 10 मिनट के इंटरव्यू होना, और आप पूरा का पूरा ईच एंड एवरी सेक्शन। तो इसीलिए हम लोगों ने अपने स्पेशल मॉक सेशन में जो जो चीज़ें इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है उनको सबसे पहले किया है। सबसे पहले आप ये इम्पोर्टेंट कर लीजिए, और समय बचता है आपके पास तो मिरर प्रैक्टिस कीजिए। और भी समय आपके पास बचता है तो जो चीज़ें रह गई हैं वीडियो में उन पोर्शंस को आप देख लीजिए। उसके बाद आप किताब जो भी आपको स्टडी करना है करते रहिए। तो अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है सेक्शन 6 पढ़ाने, मतलब एक एक सेक्शन पढ़ाने में डिटेल में, आप डिटेल में तो सारी उम्र पढ़ते रहिए। ये तो लॉ तो एंडलेस है, ये तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। एक बार बहुत पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ में पढ़ा रहा था आर्टिकल 14, तो बच्चे लोग थे वो लगे कहने की सर इसी पे बहुत अच्छा लग रहा। 2 महीने लगातार क्लास चलती रही, ओनली इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जाया अभी नहीं। तो फिर जाके उसे बंद किया हम लोगों ने। और फाउंडेशन बैच में देयर वाज ए टाइम, मतलब कोई एग्जाम नहीं था आस पड़ोस में, मतलब कोई भी एग्जाम नहीं था ऐसा मेंस का। समय था तो हम लोगों ने भी जैसे टाइप ऑफ टीचिंग तो था ही, डिबेट भी था, डिस्कशन भी था, एक्सप्लेनेशन भी था। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने भी हाइपोथेटिकल क्रिएट किया। बहुत सारे क्वेश्चन का जो डिफरेंशिएट भी किया। अब इक्वालिटी नेवर मीन्स एब्सोल्यूट इक्वालिटी। अब पूछा जाए कि व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो डज इट मीन एब्सोल्यूट इक्वालिटी? सर इक्वालिटी बिफोर लॉ में तो एब्सोल्यूट इक्वालिटी आती है, नो वन इज अबव द लॉ। यस, but true meaning of equality is that absolute equality. No one is above the law. Still it has exception in case of sovereign immunity. हाँ, Article 361. yes sir. So how could we say equality before law?